नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां हम आपको बताएं कि आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को आज सोमवार में गंगा में प्रवाहित किया जाना है। नेताजी के बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुबह 10:30 पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ सैफई हवाई पट्टी से निजी विमान के जरिए देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अखिलेश यादव परिवार के तमाम सदस्यों के साथ सड़क मार्ग से हरिद्वार के गंगा घाट पहुंचने वाले हैं। देखिए, जहां पर तैयारियां पूरी हैं और विधि विधान के साथ पूजन के जरिए नेताजी की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। नेताजी की अस्थियों के विसर्जन के बाद देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के सभी सदस्य सैफई लौट आएंगे। तो देखिए, अखिलेश यादव पत्नी, बेटे, बेटियों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह, उनके बेटे आदित्य यादव, पूर्व सांसद धर्मेश यादव, अनुराग यादव समेत पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, परिवार के दर्जनों सदस्यों के निजी विमान से नेताजी के अस्थियों के प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंचने का कार्यक्रम है। और इसी के तहत तस्वीरें आएंगी। हम आपको बताएं कि अस्थियों को इकट्ठा किया गया है कलश में और इसे ही गंगा में प्रवाहित करने की आज प्रक्रिया होगी, परंपरा होगी, जिसे पूरा परिवार एक साथ निभाएगा। तो देखिए, देर रात की ये तस्वीरें हैं, कल की तस्वीरें हैं जब अस्थियों को इकट्ठा किया गया और आज प्रवाहित किया जाएगा। धरती पुत्र की गंगा यात्रा क्या है, यह भी हम आपको बताएं। सुबह 10 बजे मुलायम सिंह आवास से सैफई हवाई पट्टी पहुंचने का कार्यक्रम। सुबह 10:30 बजे सैफई हवाई पट्टी से चार्टर प्लेन के जरिए देहरादून पहुंचना है। सुबह 11:15 जॉली ग्रैंड हवाई अड्डा से हरिद्वार के लिए प्रस्थान होगा। दोपहर 12 बजे नमामि गंगे घाट पर अस्थियों का विसर्जन होना है। दोपहर 1 बजे नमामि गंगे घाट पर पूजा अर्चना पिंडदान का कार्यक्रम है और 3 बजे पूजा अर्चना के बाद परिवारजनों की वापसी होगी। शाम 4 बजे की अगर हम बात करें तो मुलायम परिवार चार्टर प्लेन से सैफई के लिए रवाना होगा। हरिद्वार का वीआईपी घाट, गंगा में विसर्जित होगी नेताजी की अस्थियां। धरतीपुत्र की गंगा यात्रा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पूरा सैफई शोक में डूबा है। समाजवाद के एक युग का अंत हो गया है। अंतिम संस्कार के बाद सैफई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं का तांता लगा है। रविवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर और कवि कुमार विश्वास नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो प्रयागराज में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। यानी सब अपने अपने तरीके से नेताजी को याद कर रहे हैं। याद करने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस बच्चे का नाम श्यामलाल है, जो महाराजगंज से अपने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई निकला था, लेकिन गलत ट्रेन में बैठने की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। पर नेताजी के इस नन्हे से समर्थक ने हिम्मत नहीं हारी, बाद में सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इस नन्हे समाजवादी से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की। अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियां सोमवार को हरिद्वार में विसर्जित की जाएंगी, जिन्हें खुद अखिलेश यादव लेकर जाएंगे। उनके साथ परिवार के दूसरे सदस्य भी होंगे, लेकिन अस्थियां विसर्जित करने से पहले बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के नेता और साधु संत उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी की अस्थियां लेकर के परिवार समेत सैफई से चल करके जॉली ग्रांट आएंगे। जॉली ग्रांट से वीआईपी घाट, जो चरण सिंह के नाम से माननीय नेताजी ने दिया था, वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा होगी और जो अस्थि कलश है वहाँ श्रद्धांजलि लोग देंगे और उसके बाद अस्थि विसर्जन होगा। श्रद्धांजलि सभा के बाद हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर नेताजी की अस्थियों को वैदिक मंत्रोच्चार और रीति रिवाज के साथ गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने भी तैयारियां पूरी कर दी हैं।
कल माननीय मुलायम सिंह जी की अस्थि कलश लेकर के उनका परिवार हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आ रहा है। करीब लगभग 12 बजे के समय रहेगा, जिस समय माननीय मुलायम सिंह जी की अस्थि कलश लेकर के उनका परिवार यहाँ पर आएगा और हम पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर माननीय मुलायम सिंह जी की आत्मा शांति निमित्त पूजा कर्म का कार्यक्रम हम कराएंगे। उधर वीआईपी घाट पर भी तैयारियां पूरी हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि कोई चूक न होने पाए। देखिए, अस्थि लेके आ रहे हैं और यहाँ पे उनके अस्थि का विसर्जन होना है। उसके लिए प्रॉपर जो फोर्स का जो मानक है उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर लिया गया और प्रशासन से भी टाई अप हो गया। किसी तरह की कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो लोग आ रहे हैं साथ में सिक्योरिटी के, उनसे भी हमारा टाई अप हो चुका है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब सोमवार को उनकी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा में किया जाएगा। खुद अखिलेश यादव सैफई से सोमवार को सीधे हरिद्वार पहुंचेंगे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रतीक यादव रविवार को ही हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ये धरती पुत्र की गंगा यात्रा है जो अस्थि विसर्जन के साथ शुरू होगी, लेकिन समाजवाद की जो चेतना मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों में जलाई वो हमेशा जलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इसी के साथ आपको बताएं कि लखनऊ में आज बीजेपी की कोर कमेटी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। शाम 4:30 बजे बीजेपी की यह बैठक और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी भी कोर कमेटी की इस बैठक में शामिल होने वाली हैं। तो देखिए, कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी। 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और आज का दिन बेहद अहम है। तीन दिन का ये दौरा है और देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक का आयोजन है। कौन कौन शामिल होगा ये भी हम आपको बताते चलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। और आज से 3 दिन की इस कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होनी है। बीजेपी में जहां हम जानते हैं कि लगातार बैठकों का दौर चलता है, आने वाले वक्त के चुनावों के मद्देनजर ये बैठक भी बहुत अहम है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन करने वाले हैं। 2022 का इसका उद्घाटन करने वाले हैं और दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी देश भर के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जारी करेंगे। यानी 16,000 करोड़ रुपए पीएम मोदी किसान फंड को जारी करने वाले हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है। इस स्कीम के लाभार्थियों के खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किश्त ट्रांसफर होनी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2022 को पीएम किसान योजना की 11वीं किश्त जारी कर चुके हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत पीएम ने 2019 में की थी। इस योजना के पैसे लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे पहुंचते हैं। तो देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होने वाला है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच आज पार्टी अध्यक्ष का चुनाव, ये सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष बनेगा। प्रदेश कांग्रेस समितियों पीसीसी के 9,000 से ज्यादा प्रतिनिधि गुप्त मतदान के जरिए पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पार्टी मुख्यालय में और देश भर में 65 से ज्यादा केंद्रों पर मतदान होना है। कांग्रेस के 137 से ज्यादा साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यहां एआईसीसी मुख्यालय में मतदान कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी कर्नाटक में बेल्लारू के संगनाकुल्लू में भारत जोड़ो यात्रा के शिविर स्थल से मतदान का हिस्सा होंगे। इसके साथ पीसीसी के करीब 40 प्रतिनिधि भी मतदान करेंगे जो कि इस यात्रा में शामिल हैं।
तो कांग्रेस के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। अगर आप समझें तो अध्यक्ष पद के लिए मतदान करीब 9800 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे पार्टी के भीतर। दो नामों के बीच सीधा मुकाबला है। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए। जहां एक तरफ भाजपा 2024 की रणनीति बनाने में व्यस्त है, वहीं कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष की खोज में जुटी है, क्योंकि 22 साल के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। दोनों ही अपनी जीत के लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। सोमवार को शशि थरूर लखनऊ पहुंचे, जहां थरूर ने न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से अपने लिए समर्थन मांगा, बल्कि भविष्य में कांग्रेस के लिए उनकी क्या रणनीति होगी, इसका खाका भी सबके सामने रख दिया। सोनिया गांधी जी हमारे अध्यक्ष तो 25 साल से इस पार्टी को इतनी अच्छी तरह से चलाई है, क्या उसके शब्दों पे आप इतना कम फिर भरोसा दिखाएंगे कि जब वो स्पष्ट करके कहा ऐसे मेरे लिए, जब दिग्विजय सिंह साहब कुछ दिनों के लिए सोचा कि वो भी लड़ेंगे, उनको भी एक उसने कहा कि आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक गांधी परिवार का कब्जा रहा है और आजादी के 75 साल के बाद ये चौथी बार है जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का फैसला चुनाव से होने जा रहा है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद साफ होगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। शशि थरूर लखनऊ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर उन्होंने सदस्यों से अपने लिए वोट अपील की। शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं कि सोनिया गांधी ने किसी को इस चुनाव में खड़ा किया है, जबकि हकीकत यह है कि गांधी परिवार की भूमिका इस चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष है और खुद सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि वो अगर चाहते हैं तो चुनाव में खड़े हो जाएं और इसीलिए वो इस चुनाव में खड़े हुए हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कौन जीतेगा, इसका फैसला तो चुनावी नतीजे से ही होगा, लेकिन जो भी जीतेगा उसके लिए अध्यक्ष पद का ताज कांटों भरा होगा, क्योंकि जिस यूपी से दिल्ली की सत्ता तय होती है, उस यूपी में कांग्रेस पिछले 33 सालों से सत्ता से बाहर है। आलम यह है कि जिस यूपी में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया, वहां आज लोकसभा में उसके पास सिर्फ रायबरेली सीट ही बची है। वहीं बिहार में कांग्रेस का नंबर क्षेत्रीय पार्टी के बाद तीसरा और चौथा है। मुश्किल ये है कि हिंदी बेल्ट में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। पार्टी के पुराने दिग्गज नेता या तो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या फिर नाराज हैं। ऐसे में जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे बड़ा कमाल करना होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 16 महीने का ही वक्त बचा है। मतलब चुनौतियां ज्यादा हैं और समय बेहद कम। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबर संभल से है, जहां भाजपा के पसमानदा सम्मेलन पर सपा सांसद ने तंज कसा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है, जहां सम्मेलन में बिका और डरा हुआ मुसलमान ही जाएगा, ये बर्क का बयान सामने आया है। भाजपा होशियार रहे, मुस्लिम वोट नहीं देगा, ये भी कहना है शफीकुर रहमान बर्क का। क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी को, जहाँ तक बीजेपी पार्टी का ताल्लुक है, मुसलमानों से उसको कोई न मोहब्बत है न कोई लगाव है जी। आज क्यों जरूरत मुसलमानों की हो रही है सम्मेलन करने की, उसकी वजह ये है कि सन 24 का इलेक्शन उनके सामने है। अब उन्हें वोट की ज़रूरत है, तो वोट थोड़े ही मुसलमान का कोई 1500 वोट है, 100-200 वोट है जी, यहाँ भी उनका भी करोड़ों की तादाद में वोट है। तो आज मुसलमान भी, अगर मुसलमान के साथ जितना इन्होंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है और मुसलमानों को सताया है और उनके इज्जतें लूटी हैं, सब कुछ किया है इन्होंने। बहरहाल तो आज मुसलमान की उन्हें ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए वो उन्हें भाई बनाना चाहते हैं, उनके सम्मेलन करना चाहते हैं कि ताकि उन्हें उनका वोट मिल सके। मुसलमान उन्हें वोट क्यों देगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सपा का खेल खराब करने में जुट गई है।
लखनऊ में बीजेपी ने अल्पसंख्यक सम्मेलन किया, जिसका मकसद पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में लाना था। बीजेपी का दावा है कि इस समुदाय ने 2022 के चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था, लेकिन अब बीजेपी की कोशिश मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपने जनाधार को बढ़ाना है। मतलब साफ एकदम मामला है कि भाजपा मुस्लिम कार्ड खेलकर सपा के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। अखिलेश के खिलाफ भाजपा का मुस्लिम कार्ड, 80 सीट का ब्लूप्रिंट तैयार। भाजपा की सबसे बड़ी सेंधमारी, सपा के बड़े वोट पर दावेदारी। 2024 की चुनावी जंग अभी भले दूर हो, लेकिन यूपी में राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। भाजपा ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन कर समाजवादी खेमे में खलबली मचा दी, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के सहारे पहली बार समाजवादी पार्टी 32% वोट तक पहुंची, अब उसी मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने पसमानदा चाल चल दी है। हमने हमेशा सर्व समाज को जोड़ करके सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े हैं। आज भी उसी बात पर कायम है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज से सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके भारत माता को और मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से प्रेरित होकर अंत्योदय की भावना से ठीक उसको लाते हुए उनको मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च में हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, भाजपा अल्पसंख्यक विंग के राष्ट्रीय महासचिव साबिर अली, पसमानदा समाज के मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस पूरे सम्मेलन की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे पर थी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 16% की है, जिनमें 85% आबादी पसमानदा मुस्लिम समाज की है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि 2022 के चुनाव में 8% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। अब भाजपा की कोशिश पसमानदा मुस्लिमों को जोड़कर 2024 में अपने वोट को 60% तक ले जाने की है, ताकि 80 सीट का जो टारगेट भाजपा ने सेट किया है उसे पूरा किया जा सके, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मिली जीत ने भी भाजपा की उम्मीद में पंख लगा दिए हैं। जहां रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा थी, तो आजमगढ़ का पुराना रिकॉर्ड सपा के पक्ष में था, लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने इन दोनों सीटों को जीत लिया। पसमानदा मुसलमानों का मुस्लिम आबादी में 25% हिस्सा है। बीते विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुसलमान और खासकर पसमानदा समाज का वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। समाजवादी पार्टी को 80% पसमानदा मुसलमानों का वोट मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 से 7% वोट ही हासिल हुआ था। आज पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन और सम्मान समारोह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का ये वोटों का गणित बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं भाजपा पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक बड़ा ट्रायल निकाय चुनाव में भी पूरा करने की रणनीति बना रही है। भाजपा की नजर यूपी के मुस्लिम बहुल 300 वार्डों पर है, जहां मुस्लिम समाज का दबदबा है। ये ऐसे वार्ड हैं जहां लंबे समय से भाजपा हार के डर से अपना उम्मीदवार तक उतारने से बचती रही, लेकिन इस बार भाजपा यहां न सिर्फ अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, बल्कि इन वार्डों पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए पसमानदा समाज के लोगों को उम्मीदवार भी बना सकती है। मतलब भाजपा ने सपा का खेल खराब करने का एक बड़ा प्लान बनाया है, क्योंकि सपा की साइकिल का पूरा बैलेंस यादव और मुस्लिम वोट पर टिका है। ऐसे में कुछ भी वोट इधर से उधर हुए तो सबसे बड़ा नुकसान सपा का होगा। ऐसी बिरादरी जैसे रायनी है, सलमानी है, गद्दी है, कुरैशी है, मलिक है, अंसारी है या सैफी हैं, बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से मोदी जी की जो पसमानदाओं के लिए एक सोच है, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल पसमानदा एक वोट नहीं है। उधर भाजपा का दावा है कि यूपी सरकार समय समय पर पसमानदा समाज को लाभान्वित करने का काम करती रही है, फिर चाहे मुफ्त राशन, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, आवास जैसी योजनाओं में मदद पहुंचाने की बात हो या फिर उच्च जाति के कैबिनेट मंत्री
मोहसिन रजा को हटाकर पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाने की बात हो। इसके साथ सरकार और संगठन के दूसरे बड़े पदों पर भी पसमानदा मुस्लिमों को जगह दी गई। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन वैफुल वरा और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार जावेद इसी समाज से हैं। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशरफ जमाल सिद्दीकी भी पसमानदा समाज के हैं। निकाय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और अपने साथ इन लोगों को जोड़ सकें और मजबूती के साथ इनको अपने साथ ला करके एक विचारधारा के साथ जोड़ करके अपना जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसके लिए एक रास्ता तैयार हो जिसमें अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। मतलब एकदम साफ है, भाजपा लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिसे दूसरी पार्टियों ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, वो उस पसमानदा समाज को मुख्यधारा की राजनीति से जोड़ने का काम कर रही है। अब सवाल बड़ा है कि क्या मुसलमान भाजपा के लिए आगे आएगा या फिर ओवैसी के शब्दों में पहले की तरह सपा और बसपा के लिए दरी बिछाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जहां लखनऊ में दिन दहाड़े छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। ऑटो ड्राइवर और साथी पर रेप का आरोप लगा है। ट्यूशन से घर लौट रही थी छात्रा। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा जा चुका है। गैंगरेप का मामला लखनऊ से, ट्यूशन से घर लौट रही थी छात्रा और खबर मिल रही है कि ऑटो ड्राइवर और उसका साथी जिसने रेप किया वो मौके से फरार है। राजधानी लखनऊ से दिन दहाड़े छात्रा से गैंग रेप की वारदात। ऑटो ड्राइवर साथी पर रेप का आरोप है। ये दोनों ही फरार हैं। छात्रा ट्यूशन से लौट रही थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।